हाय गाइस, वेलकम टू एल एन अकेडमी। गाइस, आज का मेरा टॉपिक रहेगा एडवर्ब्स रूल्स। तो गाइस, ये लेसन नंबर 12 पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 देखिए, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसी में है कि एडवर्ब्स क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो गाइस चलो शुरू करते हैं। नो प्रॉब्लम, वो आप देख ही लोगे, मैं जानता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर एडवर्ब्स का प्रयोग वाक्य में किस जगह किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल गाइस, उसकी पोजीशन, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इनको पढ़िए, इनसे आपको कितना क्लियर हो जाएगा। ओनली सी कैन स्पीक, ठीक है, केवल वह बोल सकती है, कोई और नहीं बोल सकते। वहां पर सामने 10 से 15 लोग खड़े हैं, मतलब 10 से 15 लड़कियां खड़ी हैं, और आप कह सकते हो केवल वह बोल सकती है, आप सब चुप रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिर्फ ओनली यहाँ पर आ गया, और देखिए सी कैन ओनली स्पीक, ठीक है ना, वह केवल बोल सकती है। यहाँ पर स्पीक के सामने, तो यहाँ पर बोलने के बाद में मतलब लिख नहीं सकती। ठीक है, सी कैन स्पीक ओनली, यहाँ पर कहता है ये कि वह केवल बोल सकती है और कुछ उसके बस का नहीं है, वह बोलती है केवल। ठीक है ना, तो कुछ कह देते हैं ना यार, वो बोलना बोलना जानते हैं, उसके बस का और कुछ नहीं है, बस वो भाषण दे सकती है। तो इस तरह से तो कहीं देखिए वर्ड्स सेम है, जो शब्द है सभी वाक्यों में वो सेम है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है केवल और केवल कब, जब हम एडवर्ब का प्लेस मतलब जगह बदल देते हैं। ओनली पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए हैं, सही यूज होना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम रूल्स आगे देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने आपको ये बता दिया है पार्ट 1 में। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनको मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 1 में समझा है। यहाँ पर इसका कुछ कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे कि इस तरह की ये वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, वाक्य में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। इसे कह रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, ये कहता है कि वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। अगर उस फिर एक बात और कहता है ये कि लेकिन यदि अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट भी हो वर्ब का, तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इनको। देखिए यहाँ पर ही टॉक्स वेल, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे ही वेल टॉक्स, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब के बाद आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो देखिए यहाँ पर ही स्पीक फ्लुएंटली आ सकता था अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता। और फिर उसमें इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, तो इंग्लिश के बाद है वही यहाँ पर इसने बात की। लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो क्लियरली है। रूल्स बहुत आसान होते हैं पढ़ना, सीधा एक नियम लिख दिया, उसके कुछ एग्जांपल्स दे दिए, वो एग्जांपल्स आप ध्यान से पढ़ लेंगे, वो आपका क्लियर हो जाता है। मेन प्रॉब्लम में हर लेक्चर में कहता हूँ कि याद रखना, याद रख सकते हो आप इनको बार बार पढ़ने से, इनकी लाउडली बोल बोल कर पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से ही आपका ये अच्छा हो सकता है, परफेक्शन ला सकता है आपने। ठीक है गाइज। गाइज इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरह की एडवर्ब भी हमेशा यही कह रहा है ना, भी वर्ब के बाद ही लगते हैं, जो है ना, जो एडवर्ब हो गए ना, कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय को बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है ना, ये भी एडवर्ब के बाद ही लगेंगे। लेकिन अगर इसमें भी सेम कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट के बाद ही लगेंगे। चलो नो प्रॉब्लम, हम एग्जांपल्स देख लेते, क्लियर हो जाएगा। देखिए सी विल कम सून, वह जल्दी आएगा। ऐसे नहीं करेंगे सी सून विल कम, तो गाइज ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आगे देखते हैं ना, ही विल गो टू जयपुर, ये यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट है ना, तो द नेक्स्ट डे। ओके गाइज, तो यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर दें, कुछ भी नहीं है गाइज। तो आगे बढ़े, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं ये। ऑलवेज, जो कि किसी की रिपीटेशन बताता है, कितनी बार कोई चीज होती है, वो होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑफन, डेली, है ना। तो ये कहता है कि का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट व वर्ब के बीच में होता है। गाइस देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द है, जैसे कि हैज एडवाइज, मतलब हैज है कई जो है परफेक्ट है, ठीक है, तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग हैज, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल एग्जांपल्स देखिए, हिज मदर नेवर कुक्स फूड। ठीक है गाइज, और लेकिन अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हैज आ गया, ही हैज नेवर एडवाइज्ड मी, उसने मुझे कभी सलाह नहीं दी है। ठीक है,
तो इस तरह से आप देखिए हैज़ यहाँ पर है, ये वर्ब है, इसके बीच में नेवर आ गया है, ये क्या है, एक एडवर्ब हो गई है गाइज। ओके, तो बिल्कुल क्लियर सा जो लिखा है वहीं उसी चीज़ के एग्जाम्पल्स है गाइज। इन एग्जाम्पल्स को हमेशा आपको पढ़ना होता है। किसी की हिंदी नहीं पता है तो गूगल ट्रांसलेट आपके पास, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में होना चाहिए, वो आप वहाँ से यूज कीजिए। तो गाइज मैं तो रूल्स बता रहा हूँ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव के लिए, डेप्थ में जाइए, कुछ समझिए। तो गाइज देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपरोक्त एडवर्ब्स यदि इज एम आर वाज वर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हो तो ये एडवर्ब्स इनके बाद रखती, वो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। ही इज ऑलवेज रेडी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इज एम आर वाज वर के बाद ही लगाए। यदि वाक्य में वर्ब को इंपॉर्टेंस देनी हो, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि वर्ब को इंपॉर्टेंस देनी हो, महत्व देना हो, या जोर देना हो, या फिर शॉर्ट आंसर देना हो, कोई शॉर्टकट में है ना, तो इन एडवर्ब्स को उस भाई महत्व जिसको देना उस ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब के पहले प्रयोग किया जाएगा। सी हैज अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग द कीज, मतलब यहाँ पर फॉरगॉटन पर यार भूल गया, फिर तू यार कितनी बार कहा मैंने, तो भूलता क्यों इतना ज्यादा, तो भूलने पर यहाँ पर फोकस किया गया है, जोर दिया गया है, तो इसलिए उससे पहले हुआ है, ठीक है गाइज। यस, सी ऑलवेज डज फॉरगेट टू ब्रिंग द कीज, वो हमेशा मतलब भूल जाता है। ओके गाइज, तो उन्हीं वर्ब से पहले हम उनको लगाएंगे, तो क्लियर है। डू यू गो बाई ए कार, यस आई यूजुअली डू, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ डू से पहले लगा क्योंकि उस यो मतलब जाने के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो इसने यूजुअली डू से पहले लगाया है यहाँ पर। तो बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ पर हम फोर्स करना चाहते हैं, मतलब बल देना चाहते हैं, महत्व देना चाहते हैं, ओके, तो उन्हीं शब्दों से पहले, उन्हीं है ना, उन्हीं वर्ब से पहले हम क्या ये एडवर्ब्स यूज करते हैं, तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ऑक्सिलरी हैव टू, यूज टू के साथ उक्त एडवर्ब्स का प्रयोग उनसे पूर्व किया जाता है, नो प्रॉब्लम। आई ऑफन हैव टू गो ऑन फुट, ओके। ही ऑन, देखिए क्योंकि हैव टू आया यहाँ पर यूज टू आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैज टू आया, तो इससे पहले सब ये एडवर्ब्स लगी है। जो लिखा है उसी के एग्जाम्पल्स मैंने कहा है, कुछ भी नहीं है, समझना बहुत आसान है, याद रखना मुश्किल है, और वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एडवर्ब नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी नॉट, नॉट भी क्या है, एक एडवर्ब है, इसका मतलब हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब एवं प्रिंसिपल वर्ब के पहले किया जाता है। पढ़ चुके हैं यार ये चीज, हैव डन नॉट बीच में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी एक रूल हो गया तो इसने यहाँ पर इसको नोट करा दिया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको वीडियो को रोकिए यहाँ पर और उसको पढ़िए फिर ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है 100% वहीं से समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप अगर बाद में उसको अच्छे से घर पर जाकर पढ़ते हो तो वो क्लियर हो जाती है गाइस। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एडवर्ब इनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसे वह क्वालिफाई करते हैं, मतलब जिसके बारे में वो यूज हुआ है, इसका इस्तेमाल किया गया है, ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। पॉजिटिव डिग्री मतलब है ना, वो चाहे वो एडजेक्टिव चाहे वो एडवर्ब हो, वो रहेगा, क्योंकि दोनों में डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद इनफ का प्रयोग नहीं होता, इस चीज को हमेशा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। ओके गाइस, तो देखिए आई हैव मनी इनफ, देखिए मनी इनफ टू बाय ए शर्ट, ओके गाइस। तो देखिए यहाँ पर आप जो है ना इसके मनी के बारे में, मनी इनफ तो इसके लिए यूज किया गया है यूज। द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ, ठीक है ना, इसके बाद में देखिए टाइम इनफ, ओके गाइस, क्योंकि जो जिस चीज पर वो फोकस कर जैसे उसके बाद में यूज कर रहा है इसको, ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लॉथ्स इनफ, कुछ भी नहीं है गाइस, सीधा सीधा एग्जाम्पल से रूल लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है गाइस, इनको थोड़ा सा लाउडली पढ़ा कीजिए ताकि आपकी थोड़ी स्पीकिंग में अच्छी हो जाए, फ्लुएंसी आ जाए। स्पीकिंग तो देखो जब आप किसी से बात करोगे तभी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर आपकी फ्लुएंसी, आपको हेजिटेशन नहीं होगी। आई हैव मनी इनफ टू बाय अ शर्ट, आई हैव मनी इनफ टू बाय अ शर्ट, इस तरह से इनको लाउडली बोला करो, रिकॉर्डिंग किया करो अपने मोबाइल में, फिर सुना करो, क्योंकि अगर आपको अपनी आवाज़ खुद को अच्छी नहीं लग रही तो दूसरे को क्या लगेगी यार, तो वो ज़रूरी होती है चीज़ें। एडवर्ब ओनली एवं इवन को हमेशा उस वर्ड से पहले लगाना चाहिए जिनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए इवन करेक्ट हिंदी के लिए ये जो इससे पहले, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पर ओनली वन कार, तो ओनली वन कार के लिए जो है, ठीक है, ओनली ही, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में जब समझाया था ना कि गलत यूज होने से बिल्कुल इनका मीनिंग बदल जाता है,
तो ये वही चीज़ यहाँ पर यूज की गई है। ये मैं पहले ही बता चुका स्टार्टिंग में, इस तरह की ये चीज़ का मतलब है केवल उसके पास कार्य, मतलब किसी और के पास नहीं। ही कैन नॉट डन इवन, देखिए इवन दिस वर्क, वो यो काम भी नहीं कर सकता, और तो क्या करेगा। ठीक है ना गाइस, भाई ये भी काम नहीं कर सकता। और बताइए। तो गाइस देखिए नंबर 6। तो गाइज यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, मतलब ऑर्डर ऑफ एडवर्ब से मतलब है कि पहले कौन सी एडवर्ब को रखना है, उसके बाद कौन सी एडवर्ब को रखना है, फिर उसके बाद कौन सी एडवर्ब को रखना है। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखा होना चाहिए, क्योंकि उसी में यहाँ पर बताई गई है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होती है। वैसे होता कुछ नहीं है, उनके नाम से ही समझ में आ जाता है वैसे। ठीक है गाइज, तो देखिए शी स्पोक लाउडली, नंबर 1, एट द मीटिंग यस्टरडे। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस सीक्वेंस में हम इसको, इस सीरीज में इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट कराना चाहता है, यह कहता है यदि वाक्य में कई एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो सबसे पहले सबसे छोटा टाइम, उसके बाद उससे बड़ा टाइम, उसके बाद सबसे बड़ा टाइम। देखिए ही केम हियर एट 7 o'clock, 7 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह में, है ना, ऑन मंडे, मंडे। ठीक है गाइज, 6 o'clock इन द इवनिंग ऑन संडे इन 1987। तो उसके बाद क्रम से बड़ा, छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा टाइम आएगा। कितना सिंपल है गाइज, कुछ भी नहीं है गाइज। देखिए सम इंपोर्टेंट एडवर्ब्स ये पढ़ेंगे। देखिए कुछ इंपोर्टेंट एडवर्ब देख लेते हैं हमने, वैसे तो कितने तरह के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब होती क्या है वो पढ़ ही लिया है। देखिए गाइज मैंने यूपी बोर्ड में देखा है अक्सर टू एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और काफ़ी कम से कम ट्यूशन जो पढ़ते हैं बच्चे वो जानते भी होंगे, कम से कम 1 हफ्ता ले लेते हैं टीचर इसको पढ़ाने में। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये इनफ है। कितनी छोटी सी चीज़ लिखी है गाइस यहाँ पर, ये आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है यार। आपको कहीं भी टू का यूज दिखेगा, आप उसको पढ़ के समझ जाओगे, ये इनफ है। या आपको कुछ लिखना होता है, आप उसका यूज कर सकते हो, ये इनफ है। देख टू का अर्थ मोर देन इनफ, ठीक है ना, किसी चीज को, है ना, अतिशय मतलब एक्सेस, वो जरूरत से ज्यादा हो गई ये चीज, है ना, इसके लिए भी होता है। टू का प्रयोग वेरी के अर्थ में करना गलत है, बिल्कुल वेरी के अर्थ में, बहुत के अर्थ में ना उसको यूज नहीं करना चाहिए, जबकि टू का अर्थ होता है एक्सेस, मतलब जरूरत से ज्यादा। आई एम, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, इसका मतलब अर्थ हो गया कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए था, मतलब जरूरत से ज्यादा खुश हो गया। ठीक है गाइस, तो वही कहना चाहता है। फिर यहाँ पर देखिए टू प्लस इन्फिनिट, टू के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग एक निगेटिविटी को व्यक्त करता है। जैसे देखिए ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना अधिक कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, यही कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है ये। सी इज टू पुअर, वह इतना पुअर है टू पे हर फी, मतलब इसका देखिए मीनिंग एकदम कितना बदल जाता है, मतलब वो इतना गरीब है कि अपनी फीस जमा नहीं कर सकता, मतलब कर सकती, यहाँ पर सी यूज हुआ तो कर सकती। ठीक है गाइज, तो आप समझ गए होंगे, अगर टू और इन्फिनिटी टू इन दोनों का यूज एक साथ हुआ हो इस फॉर्मेशन में, तो इसका मीनिंग एकदम अलग होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम, निगेटिविटी को व्यक्त तो करता है, ये आपको पता लग गया। लेकिन एक और भी यूज होता है, जब केवल टू का यूज हुआ हो, वो जैसे ऊपर बताया, ही टू वेंट टू अमेरिका, मतलब भी के अर्थ में, वह अमेरिका भी गया था, है ना। ही लॉस्ट हिज बैग एंड बुक्स टू, ठीक है गाइज, उसने अपना बैग खो दिया और बुक भी खो दी। तो भी के अर्थ में भी, भी के मतलब में भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज देखिए आप कितना आसान है, बस यही टू होता है, TOO टू, है ना। इन्फिनिटी टू अलग होता है, अलग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर है आपका, इनफ भी है। तो गाइज नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। देखिए मच और वेरी, मच मैंने भी अधिक होता है और वेरी मैंने बहुत होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, नो प्रॉब्लम। मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव, देखिए एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, जबकि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव से पूर्व होता है। दोनों थोड़ा बदल गया, देखिए वहां पर कंपैरेटिव हो गई डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव हो गई है, मतलब नॉर्मल फॉर्म जो होती है। पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के से पूर्व मच का प्रयोग नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग नहीं होता है। फिर वही बात रिपीट कर दी है, वो तो हम जानेंगे जब वो होगा तो वो होना ही है। फिर राम इज मच स्ट्रॉन्गर देन रहीम, देखिए मच स्ट्रॉन्गर, ये क्या हो गया, कंपैरेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव। देखिए स्ट्रॉन्ग सिंपल है बिल्कुल, है ना, वेरी का यूज हुआ है। देखिए इंटेलिजेंट वेरी का यूज हुआ है।
तो सर यहाँ पर डिग्री का खेल है गाइस, तो याद रख सकते हो, बड़ा आसान है, पढ़ने में आसान है, थोड़ा याद रखने में मुश्किल है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तो उसके लिए मेहनत नहीं कर सकता कि घर पे आके डेली मैं याद भी करूँ आपके। वेरी मच का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक। फिर वही बात, मच हो या वेरी मच दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। देखिए ना, क्लेवरर एंड डिग्री आपको नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने एडजेक्टिव के चैप्टर में बताई थी और इसमें भी बताई थी एडवर्ब के पहले पार्ट में। देखो वेरी मच और मच में क्या डिफरेंस यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में वेरी मच का प्रयोग किया जाता है, जबकि निगेटिव सेंटेंसेस में कभी कभी हम ना क्या करते हैं, मच का ही प्रयोग होता है हमेशा। मतलब हम मच का प्रयोग जो है ना हमेशा नेगेटिव में मच का ही करेंगे, वेरी मच का नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, नो प्रॉब्लम। आई डोंट लाइक हर मच, यहाँ पर एक नेगेटिव हो गया ना, आई डोंट लाइक हर वेरी मच यहाँ पर वेरी मच नहीं यूज करेंगे, ठीक है गाइज। तो निगेटिव में हम वेरी मच का यूज नहीं करेंगे, केवल मच का यूज करेंगे, है ना। सी वर्क्स वेरी मच, सी डजंट वर्क वेरी मच, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ मच, वेरी नहीं है ना गाइज। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, माइंड में बिठाइए इस चीज को अपने, है कुछ भी नहीं है गाइज। तो नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं गाइज। यहाँ देखिए सिंस, एवर सिंस, से, तब से, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। देखिए सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, इसका अर्थ होता है जब से और तब से। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 7 o'clock, मतलब से ही मान सकते हैं यहाँ पर, 7 बजे से, मतलब तब से के अर्थ में हो रहा है यहाँ पर। कभी कभी वाक्य में सिंस का प्रयोग अंत में किया जाता है, हम इससे पूर्व एवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कहता है इससे पहले एवर का प्रयोग करते हैं हम, और सॉरी आगे बढ़ गया, नो प्रॉब्लम। तो गाइज देखिए यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, इसका अर्थ तब से होता है, तब, है ना। आई फर्स्ट मेट हर 3 years ago एंड हैव रिमेम्बर्ड हर फेस एवर सिंस, मतलब तब से ही मुझे उसका चेहरा याद है। मैं उसे सबसे पहले कब मिला था, कहाँ मिला, 3 साल पहले मिला था उसको मैं, है ना, 3 years ago, 3 साल पहले। तो तब से ही मुझे उसका, है ना, तो उसका फेस मुझे तब से याद है, रिमेम्बर, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। जब लास्ट में हम यूज करते हैं इसका तब से के अर्थ में, तो एवर सिंस करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। एवर सिंस का थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिक है, इसको आप नोट कर लेना थोड़ा सा नोटबुक में अपनी, और पढ़ लेना बाद में। लेट का अर्थ देरी से, जबकि लेटली का अर्थ होता है अभी, मतलब सून कह रहे हैं ना, अभी अभी, थोड़ा थोड़ा, है ना, जस्ट। देखिए ही कैम लेट टूडे, वह आज देर से आया। ही हैज कम लेटली, मतलब रिसेंटली, देखिए रिसेंटली में ना अभी अभी, मतलब रिसेंटली बस अभी अभी आया वो, है ना। ही हैज कम लेटली, तो देखिए कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा इस चीज को भी नोट करने या ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। इसका अर्थ होता है अभी, रिसेंटली, मतलब अभी अभी, थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो लेटली का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, क्योंकि उसी में हम वर्तमान में पूरे हुए काम को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट हम उसी में पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइज ये लेक्चर आज थोड़ा लंबा हो गया है, नो प्रॉब्लम, हम इसको यहाँ खत्म कर लेते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है हम अगले उसमें पार्ट में करेंगे। हार्ड और हार्डली, देखिए हार्ड का अर्थ होता है कठिन, जबकि हार्डली का अर्थ जो निगेटिव में नहीं से लिया जाता है, मतलब हार्डली मतलब मुश्किल ही कुछ हो सकता है आपका। तो ही वर्क्स हार्ड, वह मतलब कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करता है वो। ही हार्डली वर्क्स, मतलब वो लगभग काम करता ही नहीं यार, मुश्किल ही करो बस, ठीक है ना। तो कितना डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो थोड़ा सा ये कुछ भी नहीं है बस, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं गाइस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आगे का जो पोर्शन बचा है कुछ और भी एक एक्सरसाइज रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज रहेगी गाइज। तो पार्ट 3 में रहेगा। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफेक्शन लाने के लिए पार्ट 3 आपको देखना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। गाइज ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।